हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम गौरिया आप सभी को हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में हम हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। और ये पहली इस प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र का हम जो नाम है नाटक और एकांकी, इनमें एक आपके जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जो नाटक है कोणार्क जगदीश चंद्र बसु का, और कुछ एकांकियाँ हैं आपके प्रश्न पत्र में, तो हम उनका अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उनका भी विवेचन करेंगे। आपका ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये भी 100 नंबर का है और इसमें जो एकांकी और नाटक है ये अपने अपने स्थान रखते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं एकांकी, हम जो आपके पाठ्यक्रम में एकांकी सप्तक नाम की जो ये पुस्तक है, जो संपादिका हैं जिसकी डॉक्टर रीता गौड़ की पुस्तक है, इसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जो एकांकियाँ हैं उनको हम एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एकांकी के बारे में जानेंगे कि एकांकी क्या है। आपके प्रश्न पत्र में एकांकी के अंतर्गत कुल 7 एकांकियाँ हैं, जिनमें आपको मैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत बता चुकी हूँ। आप एकांकी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एकांकी क्या है, आखिर एकांकी किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसका स्थान क्या है, इसका उद्भव कब हुआ और इसकी रचना के आधार पर और इसके प्रकार के आधार पर, इसकी विषय वस्तु के आधार पर कितने प्रकार की होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें पहले उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है, एक अंक की जो एक अंक की होती है वो एकांकी कहलाती है। ये सीधी सी बात है, जहाँ पे एक अंक में जो कथा वस्तु बताई जाती है वो क्या कहलाती है? एकांकी कहलाती है। साधारणतया तो ये बात ठीक है, लेकिन इसका कुछ बदले हुए रूप भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो भारतीय जो हिंदी साहित्य है या हमारा भारतीय साहित्य है संस्कृत साहित्य से प्रेरित है। यहाँ पर एकांकी पाश्चात्य एक विधा है, जबकि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। संस्कृत विधाओं के अंतर्गत भी हम अगर बात करें तो 5-6 दशक पहले भी एकांकी का जन्म हुआ था। और ये संस्कृत के अंदर जो बाण, प्रहसन और व्यायोग विधि, इन नाम से एकांकियाँ जो अंक के नाम से प्रचलित थी, ये एक अंक की होती थी, इसीलिए संस्कृत में भी प्रचलित थी। तो ऐसा कहना तो गलत होगा कि एकांकी एक पाश्चात्य विधा है, हमारे जो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भी पहले थी। लेकिन इसका जो रचना है, जो स्वरूप है, वो नया जिस तरह से बन के आया है उसमें पाश्चात्य साहित्य से ज़रूर थोड़ा प्रभावित हुआ ज़रूर है। अब एकांकी को हम कहें तो जैसे गद्य पद्य के अंतर्गत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। अब बहुत से जो विद्यार्थी हैं इसे कहते एकांकी है, लेकिन इसे नाटक से ही कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम समझ लें नाटक किसे कहते हैं और एकांकी किसे कहते हैं। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। हम आज डिटेल से एकांकी को ही पढ़ेंगे, लेकिन नाटक से इसको कंपेयर कर लेंगे कि आखिर कहा किसे जाता है एकांकी। पहली बात, अभिनय करने के लिए जहाँ पे संवाद, पात्र हो, परिवेश होता है, देश काल वातावरण होते हैं, पात्र होते हैं, उनकी वेशभूषा होती है, मंच होता है और कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। एक कथा वस्तु होती है, किसी घटना के आधार पर हो या इस तरह से एक विषय वस्तु के आधार पर, कथानक के आधार पर
कुछ पात्रों द्वारा ये एक तरह का प्ले होता है, उसे हम क्या कहेंगे, नाटक कहते हैं। अब नाटक के साथ ही एकांकी भी इसी के जैसे, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, नाटक बड़े हो सकते हैं, आकार में बड़े हो सकते हैं, समय सीमा में बड़े हो सकते हैं, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक हो सकती है, नाटक में कई अंक हो सकते हैं, नाटक काफ़ी बड़े बड़े नाटक भी हो सकते हैं। लेकिन एकांकी, इसके नाम से ही जैसा कि पता चलता है, एक अंक की होती है एकांकी, तो इसे हम कहेंगे एकांकी। एक चीज़ आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे कि पहले फिल्में बनती थी, बहुत समय सीमा के आधार पर 3-3 घंटे की फिल्में बनती थी। अब उनका साइज़ क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कम समय में विषय वस्तु को सटीक तरीके से प्रदर्शित करना ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब 1.5 घंटे की फिल्म बनती है, कई शॉर्ट फिल्में भी बनती हैं, कुछ 15 मिनट की भी बनती है, 20 मिनट की बनती है, 10 मिनट की भी बनती है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि बहुत कम समय में अपनी बात को बता देना बहुत ही बड़ी बात होती है। ये एक जो विशिष्ट होगा अपने क्षेत्र में, उसका ज्ञाता होगा, वही उसे अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर पाएगा। जैसे हम बिहारी के दो मुश्क से गागर में सागर भरने वाली कहावत से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से एकांकी नाटक जो है, जिसके अंक हैं वो अधिक हो सकते हैं, जबकि एकांकी क्या होगी, एक अंक की, या फिर अगर हम बात करें 2-3 अंक की भी हो सकती है, अगर आवश्यकता हो किसी विषय वस्तु कथा वस्तु में, अगर एक से अधिक अंक की आवश्यकता हो। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है इनमें संकलन त्रय। संकलन त्रय का अर्थ होता है स्थान, कार्य और समय, इनकी एकता, उसे कहते हैं संकलन त्रय। अब संकलन त्रय जो है, इनकी एकता होनी चाहिए, अर्थात जो नाटक है वो, उसमें स्थान में एकता होनी चाहिए, उनके कार्य में एकता होनी चाहिए और उसके समय में एकता होनी चाहिए। यानी कि कार्य तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कार्य की एकता तो होनी चाहिए, अगर वो बदल जाता है तो फिर वो चीज़ प्रभावित नहीं कर पाती है। अगर एक नाटक खेला जाता है, अगर किसी एक स्थान से संबंधित है, तब वो चीज़ अच्छे से समझ आती है। अगर उसमें कई दृश्य बदलते हैं, कई स्थान बदलते हैं, तो दर्शक को याद रखने में और समझने में कठिनाई आती है। इसीलिए इनकी एकता होनी चाहिए, स्थान के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। तो उस तरह से यही बात एकांकी में भी लागू होती है कि संकलन त्रय की जो अवधारणा है एकांकी में भी होगी। वहाँ पे तो और ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा कि स्थान, कार्य और समय में एकता हो। अगर ये नहीं होती है तो वो एकांकी हमें प्रभावित नहीं कर पाती। एकांकी के कई जो पड़ाव हैं, लेकिन हिंदी में, संस्कृत में तो इसके कई पड़ाव हैं, लेकिन हिंदी में इसके सिर्फ 3 पड़ाव हैं। अगर हम बात करें तो संस्कृत में आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताति और फलादि, ये पड़ाव होते हैं संस्कृत के। लेकिन जो हिंदी जो एकांकी होती है उसमें 3 ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो है आरंभ, दूसरा है संघर्ष और तीसरा है समाप्ति। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो समाप्ति या चरम सीमा कह लीजिए, चरम सीमा, समाप्ति मैंने इसलिए भी लिखा था, इस चरम सीमा के अंतर्गत इसकी
ना कोई घटना ऐसी घटेगी कि अचानक से उसकी कहानी की समाप्ति हो जाएगी, जिसे हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उस विषय वस्तु पर दर्शक या पाठक को विचार करने के लिए एक मिलेगा, एक समय मिलेगा इस पूरी घटनाक्रम में क्या उसका उद्देश्य था, वो अचानक से उसकी समाप्ति होगी तभी वो प्रभावित कर पाती है। तो ये तो हमारे इनमें अंतर है। इसमें नाटक में स्थान भी एक से अधिक हो सकता है, जबकि एकांकी में दृश्य अगर 3 है तो 1 या 2 दृश्य बदलेंगे, 3 दृश्य बदल सकते हैं, इससे अधिक दृश्य नहीं बदल सकते। कार्य की एकता होनी जरूरी है, जो पात्र है वो कार्य के अनुसार होंगे। और दूसरा इसमें पात्र जो है नाटक में वो कई पात्र हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 से अधिक या फिर 15 तक भी हो सकते हैं, है ना। अगर हम कहें 5 से 15 तक पात्र हो सकते हैं। कुछ मुख्य पात्र होंगे, कुछ सहायक पात्र होंगे और कुछ गौण पात्र भी उसमें हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एकांकी में 1 से लेकर 5 पात्र होंगे, इससे अधिक पात्र अगर होंगे तो वो एकांकी प्रभावित नहीं कर पाएगी। एक अंक या कम अंक के अंदर वो हमें नहीं दिख पाएगी या हम उससे नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए एकांकी में पात्रों की संख्या भी कम होगी, ठीक है। और इसी तरह से जो संवाद है, अगर नाटक है, पूरा नाटक है तो उसकी समय सीमा अधिक है तो उनके संवादों की भी गुंजाइश हो जाती है कि संवाद भी अधिक है। लेकिन क्योंकि एकांकी का समय भी कम है, अंक भी कम है, तो यानी बहुत कम शब्दों में सटीक बात बतानी, तो जाहिर सी बात है कि आपके संवाद भी बिल्कुल सटीक होंगे, यानी कि कम शब्दों में बात जो समझ आती है उसे बताने वाले संवाद होंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो जो संवाद है वो भी प्रभावशाली हो और कम होंगे, जबकि यहाँ पे पात्रों के अनुसार संवाद पात्रों के अनुसार होंगे, ठीक है। तो ये तो थे पात्र, संवाद और जो अगर बात करें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है देश काल। अगर हम कहें देश काल है तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश काल और जो वातावरण होता है वो अगर घटना की विषय वस्तु से मैच नहीं खाता है, उससे मेल नहीं खाता है, तो वो एकांकी प्रभावशाली नहीं हो पाती है। जैसे कि आप ऐतिहासिक, अगर आपने कोई फिल्म देखी है तो आप देखेंगे ऐतिहासिक फिल्म है और किसी अकबर के ज़माने की बात हो रही है तो उनके कपड़े भी वैसे ही दिखाए जाएंगे, परिवेश भी वैसे ही दिखाए जाएंगे, है ना। और कुछ उनके ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाएंगे जो मुगल काल में नहीं थी लेकिन शूटिंग में आ जाए। हर तरह के परिवेश का, वातावरण का, देश काल का ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि उस देश काल या उस वातावरण या उस समय के समय जो भाषा बोली जाती है, जैसे लोग वस्त्र पहनते हैं, जैसी उनकी बोलचाल है, उसका भी अधिक ध्यान रखा जाता है और उसी के अनुसार उन पात्रों को उनके संवाद दिए जाते हैं, उसी भाषा के अनुसार दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, देश काल और वातावरण, इनका ध्यान भी रखा जाता है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है जो उसकी कथा वस्तु, कथा वस्तु जो है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी रचना के, क्योंकि अगर उसमें कोई कथा वस्तु नहीं है तो वो दर्शक को बांध नहीं सकती। वो कथा होगी कोई जो दर्शकों को बांधे हुए रखेगी, चाहे वो नाटक हो चाहे एकांकी हो। अगर उसमें कथा वस्तु मजबूत होगी, किसी उद्देश्य को लेकर होगी, तभी वो दर्शक को प्रभावित या पाठक को प्रभावित कर पाएगी। तो ये नाटक और एकांकी दोनों में ही महत्वपूर्ण होती है।
इसके बाद हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है उद्देश्य, अर्थात कोई रचना रची गई है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो वो अपनी जो कथा वो कहना चाह रहा है, जो इस विचार को प्रस्तुत करना चाह रहा है, उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। साहित्य उसी श्रेणी को कहते हैं, साहित्य में आती ही वही सारी चीज़ें हैं जो कोई ना कोई शिक्षा देती हो, उसी को हम साहित्य में स्थान देते हैं। अगर जो सिर्फ मनोरंजन के साधन की हो या सस्ता साहित्य जिसे कहते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे बिकता है, सस्ता और अश्लील साहित्य भी होता है जिससे मनुष्य कोई सीख नहीं लेता, कोई ज्ञानपरक बात नहीं सीखता, ऐसे साहित्य को हम साहित्य में स्थान नहीं देते हैं। यानी कि वो साहित्य जो हमें कोई ना कोई शिक्षा देता है, जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है मनुष्य के जीवन से जुड़ा, तो वही साहित्य में स्थान भी पाता है। तो हिंदी साहित्य में अगर कोई नाटक है या एकांकी है तो वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा, इसीलिए ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थी हमारी एकांकी की जो तत्वों के आधार पर मैंने विवेचन किया, ये जो जितने भी हैं कि उसके अंग कितने हैं, इसके पात्र हैं, उसमें संकलनत्रय है और उसमें संवाद है, देश का वातावरण है, कथा वस्तु है, उद्देश्य है, ये सब किसमें आ जाते हैं, इसके जो तत्व हैं उनमें आ जाते हैं। आपको मैंने ये दोनों इसीलिए बताया था कि आप नाटक और एकांकी में क्या कर सकें, अंतर कर सकें और समझ सकें, इसकी महत्व जो है वो समझ सकें। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहानी जो होती है, अगर हम कथा की बात करें, कथा जो है वो केवल कही जाती है, सुनाई जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नाटक और एकांकी की। नाटक और एकांकी का क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है क्योंकि ये इनका मंचन यानी कि उसको क्या किया जाएगा, अभिनय किया जाएगा। यानी कि नाटक और एकांकी वही सफल होते हैं जिसका मंचन करा जाना संभव हो, यानी कि लिखा ही वो इसी तरह से जाए कि उसे मंच पर नाटक खेला जाए या एकांकी से खेला जाए, तभी वो सफल माना जाएगा। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ छोटे मोटे और है, रंग योजना है कि लिखने वाला आसपास के वातावरण को भी प्रभावशाली ध्वनि संकेतों का भी उसमें जिक्र करे, या कमरे में जिस तरह का, मतलब मान लीजिए किसी वातावरण का, दृश्य का वर्णन कर रहे हैं तो जो लेखक है उससे बता देना होता है कि वातावरण कैसा है, पर्दे कौन से लग रहे, किस रंग के हैं, कमरे का रंग कौन सा है, कितनी रोशनी है, कितना अंधेरा है वातावरण, उसमें कितना फर्नीचर है, किस तरह का वो कमरा है। क्योंकि जब जिस मानसिकता के साथ लेखक लिखता है उसी मानसिकता को प्रदर्शित करने के अनुसार ही उसका मंचन भी किया जाए। इसके लिए जो अभिनेता है वो जब पढ़े तो उसे इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि इसके मंचन में आवश्यकता है किस चीज़ की। क्योंकि कोई पात्र है वो अगर अमीर है तो उसका परिवेश वैसा दिखाया जाएगा, अगर वो गरीब है, मध्यम वर्ग का है, या फिर वो किस तरह का कार्य करता है, किस दफ्तर में कार्य करता है, या फिर वो किस तरह की वो अपने मनोरंजन के साधन हैं या अपने आसपास उसके मित्र हैं, किस तरह की जगह पे रहता है, कैसे देश में रहता है, ये सारी बातें अगर वो बताएगा तभी उसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ संवादों से नहीं बताई जाती। संवाद के अलावा परिवेश, वातावरण, अभिनय, चेहरे के हाव भाव, ये सब भी बहुत कुछ कह जाते हैं। एक चुप्पी भी बड़ी बात होती है, अगर उस समय वातावरण में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, चुप्पी आ जाती है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अर्थ होता है उसका, अभिनय में इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, ये आपको मैंने नाटक और एकांकी को दोनों को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप समझ सके होंगे कि किस तरह से एकांकी और नाटक जो है वो एक दूसरे से सामने रखते हैं और पृथक भी किस तरह से होंगे। तो ये
तो आपके एकांकी और नाटक के ये बिंदु थे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि प्रथम एकांकी कौन सी, इसका उद्भव और विकास, किस किस चरण में किस किस तरह से आपके एकांकी के पाठ से संबंधित प्रश्न तो आएंगे ही, इसके अलावा आपके एकांकी के तत्वों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तत्व के आधार पर आपको दोनों एक साथ बता दिए, नाटक और तत्व। अगर तत्वों के आधार पर इसे डिस्क्राइब करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर नाटक करना हो तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि कथा वस्तु अनिवार्य होती है ना। किसी भी तरह से क्या होता है कि उसके तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगी, सबसे पहले होगा उसका कथानक। अगर हम इसे बिंदु वाई लिखें तो देखिए इसको बिंदु से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से ये देखिए। सबसे पहले ये कुछ ना कुछ साम्य रखते हैं, दोनों में कथानक होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाएगा पात्र, पात्र के बाद संवाद, संवाद के बाद देश काल और वातावरण, उसके बाद आपके सबसे महत्वपूर्ण है वो है उद्देश्य, उद्देश्य। कथानक के साथ ही हम संकलन त्रय योजना भी हम बता सकते हैं कि हमें संकलन त्रय कहाँ बताना है, वो हम कथानक के साथ बता सकते हैं। उद्देश्य है और सबसे इनके अंतर्गत जो ध्यान रखने वाली बात है वो है भाषा शैली, कि उसकी भाषा शैली कैसी होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसा देश काल और वातावरण होगा वैसा ही उसकी भाषा शैली भी होगी। लेखक की भाषा कैसी भी है, लेकिन जिन पात्रों का वो विवेचन कर रहे हैं उन पात्रों की भाषा का ध्यान रखना भी आवश्यक होगा। पात्र पढ़ा लिखा है, पात्र मजदूर वर्ग का है, पात्र स्त्री है, पात्र बच्चा है, तो उस पात्र के अनुसार उसकी भाषा भी वैसे ही होगी। तो ये जो ये 5 बिंदु हैं ये कहीं ना कहीं साम्य रखते हैं, साम्य ही होते हैं। कथा वस्तु, जो कहानी हो, चाहे एकांकी हो, नाटक हो, आप इन सब में भी सामान्यता ये मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिनका हम विवेचन करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कथानक के अंतर्गत जो आपके देश संकलन त्रय के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, जिसमें स्थान, समय और कार्य की एकता ये भी मैंने आपको बता दी। स्थान, समय, कार्य, संकलन त्रय में इनकी एकता होनी अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगी तो फिर वो एकांकी या वो नाटक सफल नहीं हो पाएगा। भोर का तारा जो जगदीश चंद्र बसु, जिनका नाटक आपके पाठ्यक्रम में है, उनका एक एकांकी भी है भोर का तारा। वो काफ़ी अच्छी एकांकी है, लेकिन इसीलिए सफल नहीं हो पाती है मंच पर क्योंकि उसमें स्थान की और समय की एकता नहीं है। कार्य की एकता तो मिल जाती है लेकिन बहुत जल्दी स्थान परिवर्तित हो जाते हैं, अचानक से ही समय परिवर्तित हो जाता है, जो कि पढ़ने वाले पाठक को थोड़ी देर के लिए इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाता है पढ़ने वाला कि अभी कथा में चल क्या रहा है। अचानक कुछ देर पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि अच्छा कथा के अंदर ये बात है। इसीलिए यहाँ पर हम कहें तो काफ़ी आवश्यक हो जाएगा स्थान, समय और कार्य की एकता। तो इसके बाद हमने ये देख लिए, ये तो थे तत्व। हमने अभी एकांकी और नाटक के तत्व देखे। आप ये ही तत्व एकांकी में भी लिख सकते हैं और ये ही तत्व नाटक में भी लिख सकते हैं। बहुत साम्य है
संख्या में कमी है, एकांकी में बहुत ही कम अंक होते हैं, जबकि नाटक में समय सीमा ज़्यादा हो सकती है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एकांकी के प्रकार की। उसके पहले हम थोड़ी परिभाषा भी देख लेते हैं। कई विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं। आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आएगा जिसमें एकांकी के तत्व पूछे जाएंगे, तब आपको ये बताना, एक दो परिभाषाएं बतानी अगर पूछी जाती है तो, और इसके उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न आता है तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम कहें कि एकांकी कितने प्रकार होते हैं, तो एकांकी के प्रकार विषय के आधार पर और उसके निर्माण के आधार पर दो तरह से एकांकी के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको संस्कृत के विद्वान की एकांकी के बारे में बताया। संस्कृत के विद्वान जिन एकांकी पर हसन और उन पे लिखते थे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ वैसे ही अपने कथानक के आधार पर अभी भी हमारे हिंदी में भी मिलते हैं। हम बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। अगर परिभाषाओं की बात करें तो जो एक थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था बिहारी जी, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने भी एक विचार दिया है, परिभाषा दी कि मैं गागर में सागर भर दूँ, इस तरह से एकांकी मुझे दिखती है। तो जैसा मैंने समझाया है, गागर में सागर एक मुहावरा है। बिहारी के पदों को इसीलिए गागर में सागर कहा जाता है क्योंकि कम शब्दों में वो बहुत अधिक बात कह जाते हैं, तो इसीलिए गागर में सागर कहा जाता है। एक बहुत आप इसको एक बहुत बड़ी है इसकी परिभाषा, आप इसे समझ लीजिए। मैं आपको इसका हिंट बता देती हूँ कि ऐसा भाव बिंदु में आंक सकूं कि गागर भर दूं जिसमें सागर का अस्तित्व समा जाए, इस तरह की परिभाषा इन्होंने दी है। इसके अलावा और भी विद्वान हुए जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं। हम बात करें डॉक्टर सतगुरु शरण अवस्थी, सतगुरु शरण अवस्थी, इन्होंने भी जो जितने भी मतलब एक ही घटना एक ही एकांकी की बात कर रहे हैं हम। मैंने बताया था कि समय, स्थान और जो कार्य है उनमें एकता होनी चाहिए और उनकी संख्या कम होनी चाहिए। तो घटना एक ही हो, एकांकी एक ही अंक की सफल होती है, अच्छी भी लगती है। एक से दो एकांकी आ जाती है तो थोड़ा सा एकांकी से अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी नाटक की जितनी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। घटनाएं एक ही घटना हो, अवस्थी जी उसी को कहेंगे जहाँ एक ही घटना हो, कम पात्र हो, और इनकी परिभाषा को देख सकते हैं हम कि एकांकी एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, प्रभाव और सबके निदर्शन में चातुर्य को आवश्यक मानते हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं। सिर्फ परिभाषा तो इनकी भी बहुत बड़ी बड़ी है, ये एक लाइन आप नोट कर सकते हैं, इजी रहेगा आपको याद करने के लिए, क्योंकि परीक्षा में आपको लिखनी होगी एक दो। तो आप अवस्थी जी की एक परिभाषा लिख लीजिए कि एकांकी एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति, अथवा समस्या, प्रभाव
दृश्यों के आधिक्य, दृश्यों के आधिक्य, विषयांतरता, प्रभाव को आवश्यक मानते हैं। यहाँ तक तो है कि जिन चीजों को आवश्यक मानते हैं, अब किस चीज को आवश्यक नहीं मानते हैं वो बात यहाँ कर रहे हैं हम। ये तो चीजें हैं आवश्यक है, तो कथन के दृश्य आदि की नहीं होनी चाहिए, विषयांतरता नहीं होनी चाहिए, और वर्णन, बाहुल्य तथा चरित्र चित्रण या चरित्र विकास के लंबे प्रयोग और उलझी हुई समस्याएं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें ये जो सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं वो है चातुरी। प्रभाव के बाद एक और है चातुरी को आवश्यक मानते हैं। तो ये अवस्थी जी कहते हैं कि एकांकी में एक सुनिश्चित, सुकल्पित यानी कि पूरी तरह से निश्चित और सुकल्पित यानी अच्छी तरह से कल्पना की हुई कथाएं जो होती है, और उसका कोई ना कोई लक्ष्य, जो मैंने कहा उद्देश्य होता है। एक ही घटना होती है, मैंने बताया था कि घटना कथानक में एक ही हो तो उचित है। उसकी परिस्थिति, एक ही परिस्थिति का, परिवेश का चित्रण, अथवा एक ही समस्या की बात की जा रही है, एक से अधिक समस्याओं पर विचार किया जाएगा तो फिर वो एकांकी में समाहित नहीं हो पाएगी। उसका प्रभावशाली होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी चातुरी। अगर कम शब्दों में आप प्रभावशालीता लाना चाहते हैं तो उसमें चातुरी आवश्यक हो जाता है। अब क्या जरूरी नहीं है, ये तो था जो जरूरी है, ये है जो एकांकी में नहीं होने चाहिए। कथोपकथन के दृश्य, कथोपकथन यानी कि संवाद अधिक नहीं होने चाहिए, उनके दृश्य अधिक नहीं होने चाहिए। आधिक्य यानी कि उसकी अधिकता, दृश्यों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। विषय अंतरता यानी कि विषय एक के बाद एक बदल के नहीं आने चाहिए। हम एक ही विषय पर अच्छे से बात कर सके, उसे समझा सके, यही एकांकी का उद्देश्य होता है। वर्णन बाहुल्य यानी कि किसी भी चीज का वर्णन अधिकता से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक वर्णन से वो चीजें उलझ जाती हैं और एक अंक में समाहित नहीं हो पाती है और अपने उद्देश्य से भटक जाती है। चरित्र का जो चित्रण है, चरित्र का विकास है, किसी भी चरित्र को अच्छे से समझाने के लिए उसका अच्छे से चित्रण किया जाता है, तब समझ में आता है। लेकिन एकांकी हमें इसकी एकांकी हमें इसकी इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, ना इतने संवाद है, हमें उसके लंबे प्रयोग जो है विकास के या उसके चित्रण के हमें नहीं करने चाहिए। तो ये थी आपकी अवस्थी जी की जो परिभाषा। इसके अलावा हम अगर कहें तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी एक ही अंक और इसके विस्तार की सीमा, कहानी जैसी जीवन एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति, उद्दीप्त क्षण, एकता और एकाग्रता और आकस्मिक अनिवार्यता, संकलन त्रय का साधारण पालन, प्रभाव, वस्तु ऐक्य एकांकी का वांछनीय स्वरूप है। तो ये जो इन्होंने भी स्थान, काम की एकता, अनिवार्य को नहीं स्वीकार किया। नगेंद्र जी ने जो स्थान और काम की एकता, मैंने बताया था स्थान, समय और कार्य, समय की एकता को तो नगेंद्र जी अनिवार्य मानते हैं, लेकिन स्थान और कार्य की एकता को अनिवार्य नहीं मानते हैं। तो इसी के साथ हम अन्य जो राइटर्स हैं उनकी भी परिभाषाओं को देखेंगे। मैं चाह रही हूँ कि आपको परिभाषाओं को अच्छे से समझाऊँ, लिखा सकूँ, ताकि आप परिभाषा, एक दो परिभाषाएं तो परीक्षा में अगर सवाल आता है तो लिखें, तो
आज की कक्षा के लिए यहीं तक काफ़ी है। अगली कक्षा में हम इसकी परिभाषाएं और इसके प्रकारों को पढ़ेंगे, उद्भव विकास के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी तक एकांकी और नाटक के जो, क्योंकि तत्व उनमें सामान्यतः एक ही तरह के तत्व होते हैं, इसीलिए मैंने नाटक और एकांकी के तत्व आपको कॉमनली पढ़ा दिए हैं। लेकिन इसके बाद परिभाषाएं और इसके प्रकार अलग अलग हैं। तो फिलहाल हम एकांकी के जो परिभाषा देख रहे हैं, उसके बाद हम इसके प्रकारों को देखेंगे, इसके निर्माण के आधार पर और इसके विषय वस्तु के आधार पर भी हम इसके जो प्रकार हम पढ़ेंगे उनको एक एक को समझेंगे। और इसके प्रथम एकांकी कौन सी थी, जैसा कि जयशंकर प्रसाद की एक गुट, आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद की एक गुट जो एकांकी है वो प्रथम एकांकी मानी जाती है। कई विद्वान हैं अलग अलग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे नगेंद्र जैसे विद्वान हैं वो सभी एक गुट जयशंकर प्रसाद की एकांकी पर एक मत है और इसी को पहली एकांकी भी माना जाता है। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और आधुनिक काल में धीरे धीरे समय के अनुसार जो एकांकी का स्वरूप है इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक और आपके लिए गृह कार्य है कि आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से इसे लिखिए, इनकी परिभाषाओं को लिखिए, इनके तत्वों को लिखिए और एकांकी को समझने का प्रयास कीजिए। चीज़ें समझने की हैं, जितना समझ में आएंगी आप उसे परीक्षा में बिना रटे अच्छे से समझी हुई बात को लिख पाएंगे तो आपका परीक्षा परिणाम बेहतर होगा। तो इसलिए इन्हें फेयर कीजिए। वीडियोस आपके पास है, दोबारा प्ले करके देखिए। अगर नहीं समझ आता है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, जैसे मैंने तत्व लिखाए थे उनका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको बाद में उनको लिखने में, उन्हें अपनी नोटबुक में उतारने में आसानी भी रहेगी। तो इस तरह से आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम इसी बिंदु को आगे कंटिन्यू करेंगे। यही कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।